बाजार बोलता है इसमें एफआईएसडीआई के डेटा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी खबरें हैं और कौन सी खबरों का असर देखने के लिए मिल रहा है। तो एक बार देख लेते हैं पहले एफआईएसडीआई का डेटा। तो एफआईएसडीआई के डेटा में कल एफआईज ने 4778 करोड़ रुपए की बाइंग की है, 6248 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईज ने की है। तो जबरदस्त बाइंग इंस्टीट्यूशंस की साइड से करीब 11,000 करोड़ रुपए की, उसका इंपैक्ट आप देख रहे हो इंडेक्स लेवल पर कहां पहुंच गया। एक बार देख लेते हैं एशियन मार्केट्स और दुनिया भर के बाजार। तो दुनिया भर के बाजारों में अमेरिकन मार्केट से शुरुआत करते हैं, जहां पर कि कल क्लोज हुआ 315 पॉइंट बढ़कर आधा परसेंट बढ़कर शंघाई, हैंगसेंग, निकाई, कोस्पी सभी में आधा परसेंट की तेजी देखने के लिए मिल रही है। निकाई में करीब 1% से ज्यादा की तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कि आज बढ़ने वाले शेयर कौन से हैं और गिरने वाले शेयर कौन से हैं। पटेल इंजीनियरिंग करीब 11% ऊपर, गणेश हाउसिंग करीब 9%, जीएमडीसी रेयर अर्थ वाली खबर के 6% ऊपर। पटेल इंजीनियरिंग पर भी बात करेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऑर्डर मिलने की खबर आई है और राइट इशू का भी इम्पैक्ट है, तो वो भी एक एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सीक्वेंट साइंटिफिक और टीटीएमएल यहाँ पर भी करीब 5.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। टॉप लूजर्स देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज गेन नहीं दिखा पा रहे हैं या लूजिंग साइड पर हैं। तो वर्लपूल यहाँ पर भी एक खबर है कि प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहे हैं कुछ, जिसकी वजह से काउंटर में 10% की गिरावट। नेटको फार्मा करीब 4%, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, पीजीआईएल, इंडिगो पेंट इन सभी में 3-3% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। खबरों में आज की सबसे पहली बड़ी खबर जो इस समय है वो यही है कि आईएमएफ ने बोला है कि भाई भारत FY26 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.6% रहेगी और टैरिफ के चलते जो FY27 में जीडीपी ग्रोथ है वो 6.2% रहेगी। कल भारत के Q2 जीडीपी आंकड़े भी जारी होंगे। आईएमएफ का कहना है कि लेबर रिफॉर्म को से भी मतलब इंडिया को फ़ायदा होने वाला है। तपन भाई ये बताएं, कल जीडीपी ग्रोथ डेटा भी है जिसमें कि माना जा रहा है कि 7.5% तक की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। आप कैसे देख रहे हो सर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ और कैसे देख रहे हो कोई पर्टिकुलर शेयर जो कि इनसे रिलेटेड हो कि भारत का जीडीपी अच्छा आया तो ये चलेगा सेक्टर, ये शेयर चलेंगे वरना नहीं चलेंगे? देखिए, जीडीपी की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स ये टैरिफ के वजह से ये पिछले क्वार्टर में इम्पैक्ट तो आया है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए तो अच्छा खासा इम्पैक्ट आया है। तो वो उसके वजह से जैसे आई थिंक मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ी थी कि $5 ट्रिलियन का अभी जो टारगेट है वो थोड़ा डिले हो गया या एक साल डिले हो गया है। रीजन वो ये कि ये जो जब तक ये टैरिफ और खत्म नहीं होते तब तक वो एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आती है, तो उसके वजह से जीडीपी में थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा। और ऑफ कोर्स लेकिन आई थिंक जैसे ये दिसंबर में अगर सॉर्ट आउट होता है फिर ये जीडीपी थोड़ा पिकअप होगा। एंड ऑफ कोर्स जीडीपी पिकअप होता है तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपको एक सेक्टर जो ध्यान रखना है वो है कैपिटल गुड्स में। उसमें भी अगर एक स्टॉक जो मुझे अच्छा हमेशा इकोनॉमी में बोलता हूँ उसको, वो एलएनटी है। आई थिंक वो वापिस नो एक तरह से ऊपर जा सकता है। और जो जो कैपिटल रिलेटेड गुड्स रिलेटेड स्टॉक्स है वहां आप थोड़ी तेजी देख पाओगे। लेकिन अगर आप देखें तो जीडीपी में मुझे लग रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर हमें थोड़ा नो लगेगा कि फास्ट ट्रैक में जाएंगे, क्योंकि अर्निंग सीजन भी अच्छी होगी तब तक और ये बाकी ट्रेड इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो गए। तो मे बी मार्च 2026 आप जीडीपी में और इजाफा देखोगे तो थोड़ा वेट एंड वॉच होगा। लेकिन हाँ, ये जो 6 महीने थे वो अच्छे नहीं रहे इंडिया के लिए। आई थिंक उसका इम्पैक्ट थोड़ा तो दिखेगा हमें। हम्म, ठीक है सर। कौन से शेयर देखें सर? एग्रीकल्चर के देखें, कैपिटल गुड्स के देखें, क्योंकि ये शेयर अक्सर या तो नतीजों पर चलते हैं या जीडीपी पर चलते हैं। कोई आपकी पसंदीदा इनमें से कोई शेयर? जी, मेरा कैपिटल गुड्स में एक तो एलएनटी है और कमिंस इंडिया है, वो आप नजर में रख सकते हैं। थोड़े रियल एस्टेट में भी मैं डालूंगा कि आई थिंक थोड़ा उससे भी इम्पैक्ट आता है, वो है डीएलएफ है या आप कह सकते हैं ओबोरॉय लोडा। वो कुछ शेयर्स आप दिमाग में रख सकते हैं अगर जीडीपी के आप ऊपर आते हैं तो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। अगला जो खबर है वो है फेड वाली, कि फेड के अभी तक लास्ट वीक तक चांस थे कि रेट कट नहीं करेगा, केवल 40% चांस थे, लेकिन अब रेट कट के चांसेस आ रहे हैं 80% और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ सकता है। फेड की मीटिंग है 9 से 10 दिसंबर को। फेड के नए चेयरमैन की भी घोषणा क्रिसमस से पहले आने की बातें हो रही हैं। सर, अगर फेड में रेट कट आता है तो उसका क्या कुछ इंपैक्ट होगा बॉन्ड यील्ड पर, और कैसे देखें हम अपने पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स को? नहीं, देखिए यहाँ से तो लिक्विडिटी मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि फेड भी काटने वाले हैं और आरबीआई तो आई थिंक काटेगा ही ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने लास्ट इंटरव्यू में भी बोला था कि
वी आर गोइंग टू कट मे बी 25 बेसिस पॉइंट। तो दोनों जगह कट होंगे। और इंडिया तो सही में बहुत पीछे, आई थिंक हमें रेट कट का, देखो मैं बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ लेकिन रेट कट हो जाना चाहिए, क्योंकि सवा जो लास्ट जो इन्फ्लेशन डेटा था 1.3, उसके सामने हमारा इंटरेस्ट रेट, और अगर आप इन्फ्लेशन का देखो तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, वो हिस्टोरिकली डिफरेंस से काफी बड़ा है। तो रेट कट हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ठीक है, आरबीआई के दिमाग में होता है, और आरबीआई भी हमेशा देखती है कि फेड किस तरह से कट करते हैं, बाद में वो कट करते हैं। लेकिन हाँ, लिक्विडिटी का इशू नहीं रहेगा, और इसलिए ये लिक्विडिटी का जो पोजीशन जो अभी आएगी, आई थिंक इसके वजह से ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, नॉट फाइनेंशियल बट ये जो बैंक्स होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, इन सबको आई थिंक काफी हद तक फायदा होगा। इसलिए मैं काफी पॉजिटिव हूँ एनबीएफसी के लिए, क्योंकि इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी लो होगा, और अफोर्डेबल हाउसिंग, कंज्यूमर फाइनेंसिंग में आई थिंक एक बढ़ोतरी रहेगी। तो यस, आप एक एनबीएफसी सेक्टर में ध्यान रख सकते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस है, ये सब स्टॉक अभी भी यहाँ से लग रहे हैं कि अच्छा करेंगे। ठीक है सर, अगली खबर पर चलते हैं सर। ओपेक की मीटिंग आ रही है 30 नवंबर को, और यहाँ पर जो पिछली मीटिंग्स थी उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई थी, और प्रोडक्शन बढ़ाया भी गया। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक पेच ये है कि अगर रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसको रुकने को सहमति हो जाती है, तो रशिया से जो सैंक्शंस हैं वो धीरे धीरे हटते हुए दिखाई देंगे। आपको लगता है कि ओपेक की मीटिंग में इस बार डिसीजन इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन का ही होगा? और दूसरा कि अगर कुछ भी ओपेक की मीटिंग है तो, और रशिया यूक्रेन वाली बात हो रही है कि युद्ध खत्म होगा या नहीं होगा, उसको लेकर हमें तेल कंपनीज पर क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, रशिया यूक्रेन का मामला तो काफी टाइम से पेंडिंग है, 3.5 साल हो गए। पीछे 6 महीने से ट्रम्प साहब ऊपर नीचे हो रहे, लेकिन कुछ रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो देखो, पुतिन साहब के दिमाग में क्या चल रहा है आप कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। तो अनलेस अनलेस फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है, उसके बेस पे हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, जो ओपेक है, ओपेक अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे, देखो उनको भी पता है आगे जाके ऑयल की डिमांड कम होगी, तो वो अभी बैकआउट नहीं करे, वो प्रोडक्शन बढ़ा ही रहे। इसलिए मुझे लग रहा है कि ऑयल यहां से इतना नहीं बढ़ना चाहिए। ऑयल 70-75 के नीचे आई थिंक नेक्स्ट 1-2 साल रहेगा। रीजन एक तो अगर रशिया रुकने का क्राइसिस खत्म हो, वो भी एक तरह से ऑयल नीचे ही रहेगा, और ऊपर से ये प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। सो ऑयल तो अपने फेवर में ही है। आई डोंट थिंक कि उसके वजह से बड़ा इशू आना चाहिए गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट को, क्योंकि ऑयल नीचे रहेगा। रही बात रशिया यूक्रेन, आई थिंक देखो मैं इतना, मुझे अभी भी लग नहीं रहा है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी बातें बहुत पहले भी हो चुकी है पिछले 1 साल 6 महीने में। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है सर, एक खबर सर एशियन पेंट्स पर कि यूएई में दूसरा प्लांट लगाने जा रही है, 340 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। एशियन पेंट चला बहुत अच्छा है, और जब से ये खबर आई कि जो बिरला ओपस है उनके सीईओ का रिज़ाइन हुआ, तब से ये शेयर बड़ा ही अच्छा चला है। मतलब ये अपनी वजह से नहीं, बिरला ओपस की वजह से चल गया। अब क्या करें सर एशियन पेंट में? नहीं, एशियन पेंट्स बहुत अच्छा चला, आपने सही बोले हो। और बिरला ओपस का ना चलना, उस तरह से मार्केट शेयर कैप्चर ना करना, एक तरह से नो एशियन पेंट्स के लिए बहुत ही फायदा रूप रहा है। और इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आता है कि चलो सभी गलत नहीं जा रहे यहाँ आगे। लेकिन हाँ, एक चीज भी है जो इन्वेस्टर को देखनी चाहिए कि पीएनएल में सही में मार्जिन कॉम्प्रेशन हो रहा है। अगर आप देखो तो पिछले 2-3 साल से इन सब कंपनीज के 15 से 20% से मार्जिन कम हुए हैं। तो ये एक बड़ी चीज है जो ध्यान रखनी है। अभी मार्केट क्या देखेगा कि चलो जो भी फैक्टर इन करना था बिरला ओपस का वो हो गया है, यहां से अभी क्या वो एशियन पेंट्स डिलीवरी देगा, क्योंकि वैल्यूएशन अगर हम लोग बात करें अभी भी 70 के पी पे है, यानी सस्ता तो नहीं है। ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं आया तो गिरेगा। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस। ऐसा नहीं है कि फुल ऑन एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा देखिए आप, थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए और वापस रिजल्ट देखिए। रीजन मैं बताता हूं आपको, क्योंकि जेएसडब्ल्यू पेंट्स हो या बिरला ओपस हो ऐसे बैक डाउन नहीं करेंगे, वो भी वापस आएंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे, क्योंकि इनके लिए ये बड़ा बिजनेस नहीं है, उनका बड़ा बिजनेस कहीं और बैठा है। यहाँ वो कहते हैं ना, रिलायंस जैसे जियो में डिस्काउंटिंग करते हैं, वैसे यहाँ चल रहा है। उसके वजह से मार्जिन इंपैक्ट होते हैं। तो एक लेवल के बाद आपको इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं मिलता है कंपनीज को, जैसे एशियन पेंट्स हो। थोड़ा ये देखते रहना चाहिए। इसलिए मैं फुल ऑन में एशियन पेंट्स नहीं हूँ, फिर भी मैं थोड़ा कॉशियस हूँ। रिजल्ट देख देख के आई थिंक इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है सर, एक खबर वर्लपूल इंडिया, जहां पर कि प्रमोटर ने 14% डिस्काउंट पर 7.5% हिस्सा बेचा है, इस तरह की खबरें आई हैं। और फ्लोर प्राइस 1030 रुपये तय किया गया था, डील का साइज 910 करोड़ रुपए है।
फाइनली सर वर्लपूल में इस तरह की खबरें काफ़ी समय से आ रही थी और वो धीरे धीरे वर्लपूल इंडिया में अपना स्टेक, वर्लपूल जो बाहर की कंपनी है वो अपना प्रमोटर स्टेक घटा रहे हैं। इस खबर को कैसे देखा जाए कि मतलब प्रमोटर का इंटरेस्ट क्यों घट रहा है? दिसंबर 2023 में उनका स्टेक था 75%, जिसको घटाकर वो ऑलरेडी 51% पर लेकर आ चुके हैं। अब 7% स्टेक और कम कर लिया, यानी कि मेजॉरिटी मार्क से नीचे चले गए। ये कंपनी एक्विजिशन कैंडिडेट बन रही है या ये प्रमोटर का नॉन इंटरेस्ट वाला एरिया बन चुका है जहां पर कि उनको शायद अब मनी नहीं दिख रही है, जबकि कंपनी तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपनी के साथ प्रमोटर निकल रहे हैं? ये देखिए वीर जी, इसका इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, पिछले 3 साल का सिर्फ 7% से ग्रो हुआ है। अगर सेल्स ग्रोथ देखूं तो 9% से। अब जीडीपी की तरह वो ग्रो कर रहा है। अभी आप इंडिया में आते हो तो आपको 15% के आसपास ग्रो होना चाहिए, तब मायने रखता है प्रमोटर को इन्वेस्टेड रहने का। और प्रॉब्लम में ये है कि ये कंपनी उस तरह से कंपटीशन, एलजी हो या बाकी सब ब्रांड्स है, उसके सामने उस तरह से खड़ी नहीं रह पा रही। हम भी जब स्टोर में जाते हैं तो वर्लपूल के अप्लायंसेस इतने नहीं बिक रहे, हमें भी पता है। तो ये चीज दिख रहा है उनके शेयर प्राइस में। अब शेयर प्राइस में देखिए, पिछले 5 साल से ये बढ़ा ही नहीं है। 11% नेट डिडक्शन है प्राइस में पिछले 5 साल का। तो ये दिखाते है, तो फिर प्रमोटर क्यों रहेंगे इसमें? तो वो क्लियर का नॉन इंटरेस्ट दिख रहा है और कुछ नहीं है। और जो ले रहे वो माल ले रहे। अभी देखिए क्या है कि काफी सारे इन्वेस्टर जिनको लगेगा अभी भागेगा अभी भागेगा, लेकिन इन सब कंपनी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर सेल्स नहीं बढ़ेगा तो कोई चांस है कि आपकी प्राइस बढ़ेंगे। तो आई थिंक मेरे साइड से अवॉइड होगा। और वैसे भी इनका सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। अंशुल भाई भी हमारे साथ हैं। अंशुल भाई, जरा वर्लपूल का चार्ट देखना, इसमें प्रमोटर ने माल बेचा है आज ब्लॉक डील के जरिए और इसलिए काउंटर की पिटाई हो गई है। कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको? तो वर्लपूल तो आपको याद होगा, लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था। 1217 का ब्रेकडाउन आया है। नीचे में गैप छूटा हुआ है 1040 के आसपास, ये फिल करने जाएगा। और अगर वो नहीं बचा तो 928 914 की जोन में आएगा। अब ये पता नहीं आउट ऑफ ब्लू आ गया है ब्लॉक डील, या कहीं मार्केट को सेंस था, ये मेरे को नहीं पता। बट 1217 का लास्ट वीक जो ब्रेकडाउन था उसका टारगेट 1040 है, जो अभी टेस्ट नहीं हुआ है लगभग। मतलब ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया है, बट अभी भी डाउनसाइड कंप्लीट हो गई ऐसा नहीं लग रहा। ठीक है, तो डाउनसाइड अभी कंप्लीट नहीं हुई है ऐसा नहीं लग रहा है। इंटरेस्टिंग प्ले है। आज एक काउंटर में और बज है, वो है पटेल इंजीनियरिंग। इसको कहने को तो 798 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और ऑर्डर भी 9 साल में पूरा किया जाना है। कंपनी की अगर मौजूदा ऑर्डर बुक देखें तो 15,146 करोड़ रुपए की है, लेकिन कंपनी कह रही है कि भाई 18,000 करोड़ रुपए की हम बिडिंग कर रहे हैं और जिसमें से 8 से 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हम मार्च तक जीत लेंगे। तपन भाई ये बताएं, ये पटेल इंजीनियरिंग, देखिए इसमें कल एक खबर आई थी राइट इशू की, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर आया और अब ऑर्डर की खबर आ गई, लेकिन ऑर्डर के साथ ये भी खबरें हैं। क्या करें सर? नहीं देखिए, अगर मैं सिंपल चीज अगर वैल्यूएशन देखूं फंडामेंटली, तो स्टॉक घना बहुत ही सस्ता है ये। और बहुत ही गिर गया है, बहुत ही गिर गया है अपने टॉप से एंड ऑल दैट। अगर आप जिस तरह से बोल रहे कि ऑर्डर बुक आ रही है और अगर इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा, तो बट ऑब्वियस है ये तो इस लेवल पे भी बाय आता है, अगर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले। क्योंकि ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम यही था कि एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था। एग्जीक्यूशन का काफी बड़ा इशू रहा है इस कंपनी के साथ। और ऑफ कोर्स थोड़ी इंजीनियरिंग कंपनीज भी थोड़ी डाउन ट्रेंड में थी। लेकिन आई थिंक यहाँ से अगर आप देखें तो जिस तरह का ऑर्डर बुक है, तो मैं थोड़ा अभी पॉजिटिव हूँ। और जो मैनेजमेंट बोल रही है और इस तरह से हुआ, तो आई थिंक यहाँ से भी एक अच्छा खासा अपसाइड आपको आई थिंक 1-2 साल में दिख सके। तो यस, थोड़ा मैं ये कमेंट्री की वजह से थोड़ा मैं बुलिश हूँ। आई थिंक ये लेवल पे भी, या थोड़े लेवल पे आप थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर हो 1-2 साल, तो आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए एंटर कर सकते हो आप। अंशुल भाई, पटेल इंजीनियरिंग में आपको कैसा दिख रहा है चार्ट पर? क्योंकि 18% क्या हो गया? कल बाई लिया था, अब भी 38.45 बुक फुल प्रॉफिट एंड एग्जिट, अब 20% फ्रॉम कॉस्ट। एंटर ही दबाया हूं लिख के। चले ठीक है, तो मतलब ये आपने एंटर दबाया प्रॉफिट बुकिंग का अभी अभी? पर इसमें 35.68 का ब्रेक डाउन आया था।
हाँ। और कल जो रिवर्सल कैंडल बनी थी वो ट्रैप कैंडल बनी थी, यानी वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करा के कल स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने माल एंटर किया था। तो हाँ। हमने बाई दिया था, हफ्ता 10 दिन में हमको लग रहा था कि आ, आएगा 35.68 रिक्लेम होगा और 40 तक जाएगा। ये नहीं पता था कि आज गैप अप हो जाएगा, टू बी ट्रू नहीं पता था कि आज ही इतना चल जाएगा। बट कल की ट्रैपिंग कैंडल थी तो हमने एक छोटी सी रिस्क ली थी। आज वो बढ़िया 20% अपसाइड कल के बाई से दे गई, कल 32 में बाई दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर पटेल इंजीनियरिंग इस काउंटर पर फिलहाल अंशुल जी ने तो शॉर्ट टर्म वाले जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक किए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तपन भाई की फंडामेंटल रिपोर्ट है कि भाई ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काउंटर जीएमडीसी, जरा इसके बारे में बताइए तपन जी, क्योंकि कैबिनेट ने ग्रीन लाइट दी है 7280 करोड़ रुपए के रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम को, और ये काउंटर कल भी चला, आज भी चला, 7.5% ऊपर है। सर कैसे देखें, क्योंकि ये कंपनी है जो कि इस पूरे प्रोसेस में इनिशियल लेवल से लगी हुई है। ऑफ कोर्स ना, देखो ये एक ही मैटर है जिसके वजह से इतना कहते हैं फोकस आ रहा है जीएमडीसी पे। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इनका जो प्रोडक्शन होगा या जो भी बातें चल रही है और जो अप्रूवल भी मिला है वो 2027 होगा, तो तब तक ये कंपनी में डायरेक्टली उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन क्या होता है, सेंटीमेंट हमेशा चलते हैं मार्केट में और वो आगे से ही डिस्काउंट करनी है, तो इसलिए ये स्टॉक अच्छा खासा भाग रहा है। लेकिन मैं पॉजिटिव इस स्टॉक में रीजन है क्योंकि एक तो इंडिया में ऐसी कोई कंपनीज नहीं है जो रेयर अर्थ में इतना फोकस कर पाए, प्लस गवर्नमेंट ही कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि किसी और को, प्राइवेट को इजीली वो देंगे नहीं। तो ये कंपनी हमेशा फोकस में रहेगी। तो यहाँ लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है प्रॉफिटेबिलिटी, तो आप थोड़ा बाय ऑन डिप्स रखिए। थोड़ा नीचे आता है तो धीरे धीरे बाय कीजिए। आई थिंक जल्दी नहीं करनी है लेने की, क्योंकि ये बीच बीच में मौके देंगे क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में आने में टाइम लगेगा। एक काउंटर है अनंतराज, यहाँ पर भी कुछ खबरें हैं कि कंपनी की आम ने एक 100% स्टेक एक्वायर किया है ब्लास्ट लैंड बेस एलएलपी में। ये काउंटर लगातार प्रेशर में चल रहा है, 2% नीचे है, और पीछे भी रियल एस्टेट वाला भी एक प्रॉब्लम था। पीछे इन्होंने डेटा सेंटर को लेकर जब इनकी रैली आई थी वो भी थोड़ी फेड होती हुई दिखाई दी, काउंटर अटक गया है। अंशुल भाई, ये निकलेगा या अभी और फंसाएगा? तो देखिए, फंसा तो ये गया है, 620 के नीचे जो ब्रेकडाउन आया है वो फंसा चुका है। 50 वीक मूविंग एवरेज 586 था जहां से बाउंस बैक आई। आज वाली कैंडल नहीं बननी चाहिए थी, आइडियली इसको आज और कल मिला के 620 निकाल के ऊपर ट्रैप कंप्लीट करके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ब्रेकडाउन प्लेयर्स को फॉलो थ्रू मूव मिलेगा। अब ये 580 590 मेजर सपोर्ट जोन है, वीकली पे भी मंथली पे भी। तो मैं इमीडिएट तो एग्जिट की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हाँ वीक लग रहा है। 580 के नीचे क्लोज होता है, क्लियर कट एक ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा 517 तक के लिए। ठीक है। जे.एंड.के बैंक, यहाँ पर बोर्ड ने अप्रूव किया है 1250 करोड़ रुपए का QIP और NCD के जरिए या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पैसा जुटाने को। तपन भाई, कैसे देख रहे हैं जे.एंड.के बैंक? ठीक है, जे.एंड.के बैंक ऑफ कोर्स अभी देखे तो सभी PSU बैंक्स बहुत अच्छे चले और ये स्टॉक ने भी बहुत अच्छी, कहते हैं ना, रिकवरी पहले लाए थे, अभी वापस थोड़ा नीचे आ गया है। लेकिन जे.एंड.के बैंक के अगर मैं फाइनेंशियल्स देखूँ ना तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन उस तेजी से नहीं आ रहा है। तो भी आई थिंक वन कैन गिव अ चांस टू दिस बैंक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी क्रेडिट को डबल डिजिट रहेगा और आई थिंक इनके एनपीए भी जो है कंपेरेटिवली काफी हद तक कंट्रोल में है। तो यस, अभी भी होल्ड रहेंगे इस स्टॉक में। आई थिंक नो मे बी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है तो एक दो क्वार्टर आई थिंक अच्छे जा सकते, तो यहाँ से बढ़ोतरी हो सकते, तो यस ये होल्ड रहेगा मेरे हिसाब से। अंशुल भाई, कल जीडीपी के डेटा है, मैं तपन भाई से भी बात कर रहा था कि जो कैपिटल गुड्स की कंपनियां होती हैं जनरली इनमें मूव देखने के लिए मिल जाता है जीडीपी ग्रोथ डेटा से पहले, और अगर वो डेटा अच्छे आ रहे हो, एक्सपेक्टेशन ठीक हो, इस बार भी एक्सपेक्टेशंस ठीक है। एक बार मैं अपनी पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जीडीपी ग्रोथ डेटा की एक्सपेक्टेशंस चला दें, जो कि 7.5% के आसपास है। एल.एन.टी यहाँ पर एक तेज उछाल देखने के लिए मिल रहा है, आज 1.25%, क्या दिख रहा है सर? L&T, तो देखिए L&T आपको याद होगा, जब अब L&T एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लार्ज कैप कैसे करते हैं। ऑल टाइम हाई से 30% नीचे था, बॉक्स का लो
फेल कर रहा था 3099 के आसपास, 3132 पे हमने बाई देना स्टार्ट किया था ऑल टाइम हाई के लिए 3922, और प्लस एक्सटेंशन के लिए 10%, तो 4000 का 10% एक्सटेंशन हो गया 400 रुपये, यानी 4400 रुपये का टारगेट है। तो मैं अभी भी 4400 रुपये पकड़ के चल रहा हूँ। जो 3132 पे हमने क्लाइंट्स को बाई कराया था, 3922 पे आधा हल्का कराया है, आधा 4400 पे हल्का करा के पूरी प्रॉफिट बुक करा देंगे। ठीक है तपन भाई, कोई ऐसा स्टॉक जो आपने अपनी रडार पे रखा हुआ हो? नहीं देखिए, इस बार मेरे रेडा में एनबीएफसी रहेंगे, जो मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि आई थिंक एनबीएफसी मुझे लग रहा है यहाँ से भी मूवमेंट है, नो डाउट थोड़े भागे हुए हैं। तो इसमें जैसे मुथूट फाइनेंस अभी भी नो डाउट भाग चुका है, लेकिन आई थिंक ये गोल्ड प्राइसेस वो अच्छा रहता है। फिर होम फाइनेंस वो भी एक अच्छा लग रहा है। एफोर्डेबल हाउसिंग पे थोड़ा फोकस कर सके तो एलआईसी हाउसिंग भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ ये काउंटर है, और अभी इंटरेस्ट रेट कट का अनाउंसमेंट हो सकता है आगे जाके दिसंबर में, तो ये काउंटर आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है तपन भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और अपना कीमती समय थैंक देने यू। के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। अंशुल जी, अब ये बताएं सर, मार्केट में अब 26,295, 26,277 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है सर। आज अगर कोई इंट्राडे ट्रेड लेना हो निफ्टी पर या बैंक निफ्टी पर, क्या लूं? आज नहीं है इंट्राडे ट्रेड का, आज कोई मौका आपको मिलेगा नहीं। ट्रेड का मौका था कल पहले 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेकआउट, जिसका टारगेट ऑल टाइम हाई था, जो आज टेस्ट हुआ है। तो अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कंसोलिडेशन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। आपको एग्जाम्पल चाहिए कि मतलब आप जब तक पास्ट नहीं देखेंगे आपको फ्यूचर नहीं पता होगा। भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि इतिहास से सीखा नहीं, तो भविष्य में हमेशा उसी गड्ढे में गिरे हैं। कल 15 मिनट के चार्ट को लगाइए निफ्टी और बैंक निफ्टी 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के साथ। जैसे ही मार्केट खुला, पहले 1 घंटे में रैली किया, उसके बाद 10, 20 मूविंग एवरेज से दूर हो गया, दूसरा ऑल टाइम हाई हिट किया, पूरा दिन साइडवेज काटा एक 100 पॉइंट की रेंज में। यानी ऑप्शन बायर पहले 1 घंटे में अगर काम कर लिए तो ठीक है, नहीं फिर अगले पूरे दिन, मतलब बाकी पूरे दिन फिर वो साइडवेज कटा, और आज जाके उसको फॉलो थ्रू मूव मिला। तो इस तरीके की एग्जाम्पल बुक अगर आप बना के रखेंगे तो आपको हमेशा पता होगा ये होता है तो ये होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता है। तो उस हिसाब से देखिए, सुबह बैंक निफ्टी में एक मूव थी जो प्ले आउट हो चुकी है। 15,500 का हमारा टारगेट था, जो लगभग एक आध महीने से डिस्कस कर रहे हैं, वो 15,500 टेस्ट हो जाएगा। निफ्टी पे आइडियली कोई ट्रेडिंग प्लान है नहीं अभी, बल्कि 26,200 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप प्रीवियसली कल से लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं बुक किया ऑल टाइम हाई पे, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 26,230 टू बी प्रिसाइज आता है। और 26,200 कल का पीओसी था, तो मैं उसको पकड़ के चल रहा हूँ। तो 230 या 200 जो भी आपकी रिस्क रिवॉर्ड पे कंफर्टेबल बैठे रिस्क प्रोफाइलिंग पे, वो रख लीजिए। ये लेवल आते हुए दिख रहा है, मैं सॉरी, ये लेवल अगर टूटता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बाकी ट्रेड कुछ नहीं है अभी। बिल्कुल ठीक है सर। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मानस सर जुड़ चुके हैं, मानस jaiswal.com से। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग। मानस सर, आज खुशी मनाई या नहीं मनाई, या प्रेशर बढ़ा? क्योंकि आज बहुत सारे लोगों से, मेरी पोर्टफोलियो मैनेजर से सुबह बात हुई, जैसे ही मार्केट ने ऑल टाइम हाइट हिट किया, वो बड़े दुखी थे। वो कह रहे थे कि भाई अब उल्टा प्रेशर आ गया हमारे ऊपर, कि क्लाइंट बोलेगा कि मार्केट ऑल टाइम हिट कर रहा है, और आपने जो मेरे से पोर्टफोलियो लिया हुआ है वो तो चल नहीं रहा है। आप कौन सी श्रेणी में सर, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के दुख के साथ हैं या मार्केट के ऑल टाइम हाई के साथ हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो ऑल टाइम हाई बना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी समय से हम ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे, और वो ब्रेकआउट आई थिंक आज मिल गया है। मेरे ख्याल से इस ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ से अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो 26,900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर हम पूरे एक साल की बात करें तो टारगेट तो काफी बड़े हैं, बट उसकी बात नहीं करते हैं। अभी 26,900 के टारगेट के लिए एक पोजिशन ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपको अब जो स्टॉप लॉस है वो 26,000 के नीचे लगा के रखने हैं, और टारगेट सेट करने हैं 26,500 फिर 26,900 के।